नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। वेनेजुएला हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। डेल्सी रोड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य हमले में अभी तक 40 लोगों की मौत की खबर है। इनमें नागरिक और सैनिक शामिल हैं। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को 4 जनवरी की आधी रात अमेरिका लाया गया। तो अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। मादुरो को कड़ी सुरक्षा के बीच प्लेन से उतारा गया। उनका मुंह ढका हुआ था। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैम्बर ने आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी। यह फैसला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति के मद्देनजर लिया गया है, जिन्हें अमेरिकी बलों द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया। तो अदालत के आदेश में कहा गया कि डेल्सी रोड्रिग्स बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद का दायित्व संभालेंगी, ताकि प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की समग्र रक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो अदालत इस मामले पर आगे विचार विमर्श करेगी, ताकि राज्य की निरंतरता, सरकार के संचालन और राष्ट्रपति की जबरन अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनी ढांचे का निर्धारण किया जा सके। तो वेनेजुएला हमले के बाद स्थितियां काफी बदलती हुई नजर आ रही हैं। डेली रोड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दी गई हैं। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया गया है। एयरबेस पर जब अमेरिकी विमान उतरा तो कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो और उनकी पत्नी को प्लेन से उतारा गया। बताया जा रहा है कि उनका मुंह ढका हुआ था। वहीं डेल्सी रोड्रिग्स अब वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दी गई हैं। तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। मादुरो की गैर मौजूदगी में अब डेल्सी रोड्रिग्स ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगी। तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वेनेजुएला हमले में 40 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ये 40 लोग इनका निधन हो गया है। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक देखने को मिली, जिसके बाद 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, वेनेजुएला में अमेरिकी स्ट्राइक के बाद 40 लोगों के मारे जाने की खबर है और अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी हिरासत में यहां पर देखा गया है। तो डेल्सी रोड्रिग्स अब अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दी गई हैं। कैसे देख रहे हैं? देखो, मुझे लग रहा है कि अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं वो कई सारी अपुष्ट खबरें हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि वेनेजुएला के जो गृह मंत्री हैं उनको भी मार दिया गया है, लेकिन वो खुद बाहर आके अपना बयान दे रहे हैं कि मैं जीवित हूँ। अमेरिका की बातों को, अमेरिका की जो पूरी कार्रवाई को वो खंडित कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है ये विश्व बिरादरी के लिए सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अचानक से ये घटना को अंजाम दिया है। अब इसके पीछे घटना क्या है, क्यों अचानक हुई या पहले से प्री प्लानिंग थी, इस चीज को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीजें अमेरिका जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, तो उससे मतलब बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई उनके साथ में अगर कोई व्यापार नहीं करेगा या उसके साथ में उनकी बातों में हामी नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब इस तरीके की चीजें की जाएंगी। ठीक है, आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है चीजों को, लेकिन वो एक डायलॉग के तरीके से या एक मंच पे आके उसको सुलझाया भी जा सकता है। लेकिन ये इस तरह की जो कार्रवाई होती है, जाहिर सी बात है इसमें जान मान का नुकसान जितना भी होता है वो जनमानस को ही चुकाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति इस वक्त वेनेजुएला में देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद स्थितियां काफ़ी ज़्यादा वहां पर बदल गई हैं। अब जो
नई राष्ट्रपति है वो किस तरीके से कार्यभार को संभालेंगी, कैसे स्थितियों को नियंत्रण में लाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। 40 लोगों की मौत की अब तक खबर है और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। नहीं, देखिए, जब इस तरीके की कोई आपात स्थिति किसी भी कंट्री में घटती है, चाहे एयर स्ट्राइक हो या दूसरी किसी कंट्री ने उस पर हमला किया हो, या फिर जो मैंने अभी नेपाल के अंदर देखा था, नेपाल के अंदर तो विद्रोह उनके अपने परिवार का ही था, अपने देश का ही था। उसके बाद में सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सबको बेदखल होना पड़ा था। उसके बाद में जो अंतरिम जो सरकार जो बनती है, तो उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती है कि जो आपात स्थिति को एकदम वो सुलझा लेंगे। अभी तो वेनेजुएला के पास ये चुनौती ये है कि अपने लोगों को किसी तरीके से सुरक्षित करे, उनके जीवन को बचाए, और अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितनी भी सेना विंग्स है, उनके पास जितने भी कारखाने और जिन चीजों पे अमेरिका नजर बनाए हुए है, उनको बचाने का है जी। और जिस तरीके से यहाँ पर रमेश जी देखने को भी मिल रहा है कि बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने जो मादुरे हैं उनको और उनकी पत्नी को यहाँ पर अपनी हिरासत में ले लिया है। एयरबेस अमेरिका में जब उनका प्लेन उतरा तो कड़ी सुरक्षा के बीच उनको उतारा गया, उनका मुंह ढका हुआ था। ये जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे भी कहीं ना कहीं वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। देखिए, कुछ चीजें इसमें हिडन है, अभी चीजें बताई नहीं जा रही हैं, क्योंकि वहां से कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो अमेरिका के निशाने पर हैं, उनको बंधक भी बनाया गया है, और बंधक बना के उनको वेनेजुएला में ही रखा गया है, अमेरिका में लाया जाए तो ये अभी पता नहीं चल पा रहा। दूसरी बात ये सबसे बड़ी है कि देखो, अमेरिका बड़ी पावर शक्ति है, इस पे आप कोई इनकार नहीं कर सकता है। एयर स्ट्राइक से लेके या फिर अगर बॉर्डर के रास्ते भी अगर दाखिल अगर अमेरिका की सेना हो जाती है तो भी उसको रोक पाना एक छोटी सी कंट्री के लिए मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होएगा। और लेकिन ये चीजें एक एक नेताओं को बंधक बना देना और उनसे अपने मन मुताबिक चीजों को उगलवाना या उनसे शर्तों को मनवाना, ये कहीं ना कहीं लगता है ये डिक्टेटरशिप दिखाई देती है साफ साफ। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद स्थितियां काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। 40 लोगों की मौत की अब तक खबर है। बताया जा रहा है कि डेल्सी रॉड्रिग्स अब अंतरिम राष्ट्रपति बना दी गई हैं और अब राष्ट्रपति का कार्यभार मादुरो की अनुपस्थिति में वही संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट वेनेजुएला ने यह बड़ा फैसला किया है। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप अपनी फौज को भेजकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले गए। ऐसा ही कुछ भारत भी कर सकता है। ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि मोदी जी, हम आपको कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमले करने वाले, चाहे वो मसूद अजहर हो या लश्कर तैयबा का जालिम शैतान, आपका 56 इंच का सीना हो तो उन्हें उठाकर भारत ले आओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम हैं? जब वो कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। ओवैसी ने ये बातें मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। AIMIM चीफ ने अपने बयान में वेनेजुएला का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 3 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है?
जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। वहीं वाराणसी में 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। 1000 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। ये टूर्नामेंट 4 से 11 जनवरी तक खेला जाएगा, जिसमें पूरे देश से 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमें खिताब जीतने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दोपहर करीब 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिलेगा। 11 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कई राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। तो आज तमिलनाडु केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। अमित शाह कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक एकता को बढ़ावा देने और बीजेपी का एजेंडा तय करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक अन्य चुनावी राज्य तमिलनाडु में होंगे। अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए चुनाव वाले इस राज्य में पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। तमिलनाडु में AIADMK की सहयोगी पार्टी होने के बावजूद उन्हें कई पेचीदा मुद्दों का सामना कर रहे गठबंधन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अमित शाह के कार्यक्रम में पुदुकोट्टई में राज्यव्यापी यात्रा के समापन समारोह में शामिल होना शामिल है। इस यात्रा का नेतृत्व बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष ने किया था। इसमें तमिल गौरव को बढ़ावा दिया गया था ताकि सत्तारूढ़ DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा बीजेपी को राज्य के मूल्यों के विरुद्ध संगठन के रूप में पेश करने का खंडन किया जा सके। इस दौरान वो यहां पोंगल त्योहार और दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। साथ ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी और चुनावी राज्यों के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी को भी असम की जिम्मेदारी मिल गई है। कांग्रेस ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं उनमें केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। ये समितियां इन चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों के चयन का काम देखेंगी। खास बात यह है कि कांग्रेस ने पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने इस संबंध में सूचना जारी की है। स्क्रीनिंग कमेटी में सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। उन्हें असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। ये पहला मौका है जब प्रियंका को किसी राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वो असम की कमान संभालेंगी। इस साल विधानसभा चुनाव असम में होने हैं और नाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है और वो चुनाव में किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहती हैं। KC वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके आधिकारिक सूचना जारी की है, जिसमें प्रत्येक राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी का जिक्र किया गया है। संगठन महासचिव ने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को तत्काल प्रभाव से असम के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उन चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी दी गई है। असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है और ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी वाड्रा को ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहिल भाई। नवीन जी, प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है और ये पहली बार है कि किसी स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है। कैसे देख रहे हैं ये जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पर प्रियंका गांधी को करना होगा? बिल्कुल साहिल जी, देखिए ऐसा है कि पहली चीज तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी की जिस तरीके की भूमिका कांग्रेस के द्वारा
दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है कि वहाँ कौन कौन लोग हैं जो कांग्रेस के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरीके की उनकी पोर्टफोलियो है, सबका स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद पार्टी अपने लेवल पर अपना फीडबैक लेती है, वो देखती है कि कहाँ से किसको लड़ाया जाए। इस सब का डिसीजन लेना होता है जो स्क्रीनिंग कमेटी का प्रेसिडेंट होता है। वो फिर रिकमेंड करता है अपने संसदीय बोर्ड को, संसदीय बोर्ड उस पर फैसला लेगा कांग्रेस का कि किसको कहां से क्या चुनाव लड़ाना है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस 2026 का चुनाव लड़ने के लिए बहुत तैयारी के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैदान छोड़ के किनारे होने वाली है। असम के अंदर 2026 में इलेक्शन होना है और इसी साल, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस तरीके की प्रिपरेशन कर रही है। और जिस तरीके से जारी, क्योंकि ऑलरेडी हेमंत सरकार को काफी समय हो चुका है और असम के अंदर जिस तरीके की स्थितियां हैं वहाँ भाषणबाजी तो चल रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार चुनाव में जाएगी और निश्चित तौर पर एक बहुत दिलचस्प चुनाव हम लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और नवीन जी, अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, खासकर जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस को अपनी मजबूती यहां पर दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये साबित करना है कि वो जिस मजबूती के साथ पहले थी अभी भी वो मजबूती बरकरार है। और शायद यही वजह है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है और काफी ज्यादा सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले कुछ सालों से नजर आई हैं। ऐसे में उनको स्क्रीनिंग कमेटी असम में खासकर ये जिम्मेदारी देना कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी एक अच्छा अनुभव ये रहेगा। नहीं, निश्चित तौर पर साहिल जी देखिए, ऐसा प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफी लंबे समय से जनता ये चाहती है, चाहे वो असम की हो या उत्तर प्रदेश की हो, देश के किसी भी राज्य की हो, वो चाहती है कि प्रियंका गांधी आए और एक अपने डिसीजन मेकिंग वाली सीट पर बैठे। तो वो मौका अब उनको मिला है। और दूसरी एक चीज मैं और कहूंगा कि SIR की जो प्रक्रिया हुई वो असम में नहीं हुई है। तो ये बड़ा उल्लेखनीय होगा कि बिना SIR के वहां चुनाव होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर परिणाम जो आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे, वो वन साइडेड तो होने वाले नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि असम के अंदर जिस तरीके के आंकड़े पहले निकाले गए थे उसमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ 17 लाख घुसपैठिया है, 17 लाख घुसपैठिया। उसके बाद पता चला कि वहाँ 7.5 लाख मुसलमान है और बाद बाकी सारे हिंदू हैं। तो उसके बाद उस चीज पर बोलना बंद कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने और देश के गृह मंत्री ने, सभी ने चुप्पी साध ली। अब वहाँ SIR की जब नंबर है तो उन्हें मालूम है कि अगर घुसपैठियों की बात करेंगे तो तमाम ऐसे हिंदू हैं जो वापस भेजने पड़ेंगे, लिहाजा वहाँ SIR की प्रक्रिया ही नहीं कराएगी। तो ये इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं वो जनता भी देख रही है, वहाँ के लोग भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आसाम का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा बहुत सारी नई चीजें निकल कर आएंगी, नए आरोप प्रत्यारोप भी सामने देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक काउंटर मारती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सटीक होता है, वो देखने काबिल होगा इस चुनाव में। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है और चुनावी राज्यों के लिए कमेटियों का गठन होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर रहने वाली है। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरीके से करती हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क का भारत सरकार के एक्शन पर बयान सामने आया है। मस्क ने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रोक आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है, लेकिन ये ऐसे है जैसे किसी बुरी बात को लिखने के लिए पेन को दोष देना। कलम ये तय नहीं करती कि क्या लिखा जाएगा, ये काम उसे पकड़ने वाला करता है। मस्क ने कहा कि ग्रोक भी उसी तरह काम करता है। आपको क्या मिलेगा ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या इनपुट देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी टूल की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स से कहा है कि वो AI ऐप ग्रोक से बनाई जा रही अश्लील फुहड़ कंटेंट को तुरंत हटाएं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मेटवाई ने कहा था कि आदेश जारी होने के समय से 72 घंटे के अंदर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपे। उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में न्यूनतम तापमान -22 डिग्री पहुंचने से भागीरथी नदी जम गई है।
तो राजस्थान में 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा 0 डिग्री पहुंचा। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में सर्दी के सीजन में पहली बार पूरे दिन घना कोहरा रहा। 11 शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 दिन शीतलहर का अलर्ट है। दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में देरी हुई। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र में भी अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अलग रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खासकर असम और मेघालय में वर्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों जैसे दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के आसार हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मनाली, डोडा, दिल्ली, बिहार, भद्रगृह, माफ कीजिएगा, भद्रवाह और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें, जहां पर ठंड अपना असर दिखाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कई जगहों पर बर्फबारी हुई है तो कई जगहों पर भीषण ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ है। तो अब कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। उधर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था। केकेआर ने पिछले महीने हुई इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी नीलामी में मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था। इस फैसले के बाद भारत बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में तनाव और गहरा गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से अपने T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग करेगा। इसके लिए BCB ने ICC को पत्र लिखने का फैसला किया है। उधर बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत में टीम की सुरक्षा पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने के पीछे हालिया घटनाक्रम का हवाला दिया है, जो बेहद चिंताजनक है। आसिफ नजरुल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उग्र सांप्रदायिक समूहों के प्रति अपनी नीति का समर्थन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया। मैं इसकी कड़ी निंदा और कड़ा विरोध करता हूं। खेल मंत्रालय के एक जिम्मेदार सलाहकार के रूप में मैंने BCB से इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को स्पष्टीकरण देने को कहा है। BCB को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर अनुबंधित होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान भारत में सुरक्षित महसूस कैसे कर सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।